हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करेंगे। वैसे स्टार्टिंग में तो हम इसको पढ़ते ही हैं, लेकिन करंट अफेयर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हुआ है बिकॉज बजट में अनाउंस किया गया मिशन सिकल सेल एनीमिया कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो क्या हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, इस पे खैर हम बात करेंगे। बाकी आप यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे किसी भी क्वेरी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। सो रिसेंटली बजट में ये अनाउंस किया गया कि एलिमिनेट करना चाहते हैं सिकल सेल एनीमिया को। ये हमारा पहला मिशन का पहला पार्ट हो गया। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमको ये मिलती है कि सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखने के लिए क्यों मिलता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर एंड ऑफ द लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, मालूम चल जाएगा क्यों मिलता है। तो रिसेंटली न्यूज़ क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बजट में अनाउंस किया मिशन मोड में है हमारी सरकार। हम इस पे काम करना चाहते हैं। सिकल सेल एनीमिया को कंट्री से 2047 में इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये आपका एक ब्लड डिसऑर्डर है। हमारे ब्लड में कुछ गड़बड़ हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है कुछ लोगों के ब्लड में, तो उसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सिकल वर्ड क्या होता है? जो एक टूल रहता है जिससे आप घास काटते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट, शार्प। हमारी लैंग्वेज में उसको दराठी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज में सिकल को क्या बोलते हैं। तो उस तरीके के हमारे रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो। तो ये डिसऑर्डर है। अब हमारा देश भारत सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है वर्ल्ड की। अगर आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया जहाँ पे पाया जाता है और काफ़ी लोगों में ये मिलता है। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर की बात करें तो यानी जिस इंसान में ये है वो उसकी आगे वाली जनरेशन उसको इनहेरिट कर सकती है, उसमें ये पास ऑन होगा और ये वाइड प्रेवलेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ में है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से बता दूं, आज लास्ट डेट है, आप रजिस्टर कर सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। अनअकैडमी सेंटर दिल्ली में फ्री ऑफलाइन सेशन है। साइंस और एनवायरनमेंट पे हम बात करेंगे 2023 के लिए आपको क्या करना चाहिए, और बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी आई विल हैप्पीली टेक देम। सो आई होप टू सी यू टुमारो 12 PM। बाकी पाथफाइंडर का हमारा कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया है, वेरी लो कॉस्ट कोर्स। आप देख सकते हैं 6999 इज़ द ओरिजिनल प्राइस। अगर आप मेरा कोड वीरो UPSC लगाएंगे यू विल गेट द सेम कोर्स एट 5599। तो कई बार हमको रिवीजन खुद से करने में डर लगता है और कई बार हम सोचते हैं कि ये प्रीलिम्स दें या ना दें। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ रिवाइज करेंगे तो अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्रीलिम्स में ला सकते हैं बिकॉज प्रीलिम्स इज द फर्स्ट स्टेज। नाउ कमिंग बैक टू सिकल सेल एनीमिया। 1910 की बात है। जेम्स हेरिक, ये एक फिजिशियन थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि ब्लड में ये डिसऑर्डर है। जो ब्लड सेल्स हैं कुछ एनीमिया के पेशेंट्स के, एनीमिक पेशेंट्स कौन होते हैं जिनमें ब्लड की कमी हो जाती है, कि उनके रेड ब्लड सेल्स कुछ अलग शेप के हैं, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स से थोड़े अलग हैं। फिर उन्होंने क्या देखा कि अगर नॉर्मल ब्लड सेल्स कुछ इस तरह के हैं तो जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं उनका जो रेड ब्लड सेल है वो कुछ इस शेप का है, सिकल शेप का है, इसलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया रखा गया। उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। सिकल और एस रेड ब्लड सेल्स, एस शेप्ड उनके रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन का नाम सिकल सेल एनीमिया है। अब आपको पता है कि हम सब लोग टेस्ट करवाते हैं तो हेमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। हेमोग्लोबिन जो कि क्या काम करती है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट तक लेके जाती है। ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हेमोग्लोबिन के 4 प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब इनमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो ये ब्लड डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है। दिक्कत क्या होती है? म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन क्या है? चेंज होना। जेनेटिक मटेरियल में आपके DNA में कुछ चेंज होना, उसको म्यूटेशन बोलेंगे। जीन में जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर कैरेक्टर के लिए, उनमें कुछ चेंज हो जाती है और ये जो म्यूटेशन है दैट क्रिएट्स बीटा सब यूनिट इम्पैक्ट द शेप ऑफ RBC। एक तो बीटा सब यूनिट में चेंज होती है और इससे RBC की शक्ल, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? जो आपका म्यूटेटेड RBC होगा, जो वो ब्लड वेसल्स में मूव करेगा, वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। तो ये आप भी भली भांति समझते हैं कि अगर ब्लड फ्लो हमारी आर्टरीज में ब्लॉक हो तो हमारी हार्ट कंडीशंस, हार्ट
वर्किंग स्टॉप हो सकती है, ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो क्या कोमा में जा सकता है इंसान, फैटल भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है। प्लस ये तो है ही कि ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी बॉडी में, क्रोनिक एनीमिया, पेन, फटीग, चेस्ट सिंड्रोम, इस तरह की कंडीशंस पेशेंट में देखी जा सकती है। फैटल भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे इंसान की थोड़ी वीक पड़ जाती है अगर उसको टाइम पे आप ट्रीट ना करें। तो जिस तरह सा पिक्चर मैंने आपको दिखाया, देखो ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आपके सिकल रेड ब्लड सेल्स हैं। तो अब क्या होगा, जब ये शेप होगी तो देखो नॉर्मल इजीली फ्लो कर रहे हैं आपकी आर्टरीज से, ब्लड फ्लो इज वेरी नॉर्मल एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। सिकल सेल्स होंगे तो ये आपस में ही ऐसे क्रॉस हो जाएंगे, एक ही जगह इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, यहाँ पे क्लॉटिंग सा करना शुरू कर देंगे, ब्लॉकेट कर देंगे। ओके, ये दिक्कत यहाँ पे रहती है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जेनेटिक लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगी। एक सबसे नॉर्मल सी चीज़ जो आपको समझनी है, स्टार्टिंग में हम बहुत डिटेल में मैंने ये चैप्टर्स जेनेटिक लेवल पे स्टूडेंट्स को करवाएं, बट यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगी। अब जेनेटिक में आपको पता है कि हमारा डीएनए है, ठीक है। डीएनए यूजुअली जो आप देखते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बने होते हैं, ATCG, है ना, इनकी बॉन्डिंग से आपका पूरा डीएनए बना है। डीएनए, इसको हम यूनिवर्सल, जो मैं आपको बता रही हूँ सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से हमारी बॉडी में आरएनए बनता है। आरएनए में भी बिल्कुल सेम इसी तरह के बेसिस होते हैं, बट टी की जगह AUCG होता है, एडेनिन। ये थाइमिन है, थाइमिन की जगह यहाँ यूरेसिल है, साइटोसिन और ग्वानिन है। अब ये आरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं। कोई भी प्रोटीन बनेगी तो जो हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर है, आंखों का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, हाइट कितनी, प्रोटीन दे कंट्रोल एवरीथिंग। तो अल्टीमेटली डीएनए यानी आपका जो जीन है यहाँ पे, वो प्रोटीन बना रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखिए, नॉर्मल और सिकल सेल एनीमिया के दो कंडीशंस में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा क्या होता है, म्यूटेशन होती है। अब यहाँ पे किस तरह की म्यूटेशन होती है, उसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। ओके, सो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज अ नॉर्मल पर्सन जिसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, एंड दिस इज, यहाँ पे बना देती हूँ ताकि आपको साइड पे जगह छूटे ना, दिस इज अ सिकल सेल एनीमिया वाला, ठीक है, नॉर्मल एंड सिकल सेल एनीमिया वाला। सो यहाँ पे अगर हम देखें इसका डीएनए, नॉर्मल केस में डीएनए क्या होता है, GAG। इसी तरीके से आपका पूरा जो डीएनए है इसी तरह की बॉन्डिंग से बना होता है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, ATCGGGAU नॉर्मली। तो यहाँ पे देखो GAG, अब GAG इनकी बॉन्डिंग GC के साथ बॉन्ड करता है, A T के साथ करता है, ये C के साथ करता है। नॉर्मल आपकी इस तरह की बॉन्डिंग्स आपको नॉर्मल RBC के लिए दिखेंगी। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, GAG होना चाहिए, तो यहाँ पे एडेनिन की जगह थाइमिन आ जाता है। पॉइंट म्यूटेशन की एक पॉइंट पे चीज बदल गई, लेकिन उसका असर लास्ट तक देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे C नॉर्मल, ये तो ठीक है, T की जगह यहाँ पे A होना चाहिए था, बट अब A यहाँ पे आ रहा है ना, गलत हो गया, कुछ म्यूटेशन आ गई, एंड दिस इज C। फिर इसका RNA क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया DNA के बाद RNA बनता है, तो RNA इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो C की जगह G, T की जगह A, इसकी जगह G, ठीक है। RNA नॉर्मल इंसान में ऐसा बनेगा, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में गड़बड़ हो गई, और RNA में मैंने आपको बताया T नहीं होता, U होता है। तो ये तो C की जगह G आएगा, अब A की जगह T की जगह यहाँ पे व्हाट इज कमिंग, U एंड G। तो ये सारी गड़बड़ होगी, नॉर्मली GAG बनना चाहिए था, GUG बन गया। इसकी वजह से अब नेक्स्ट क्या, प्रोटीन बननी है, तो यहाँ पे प्रोटीन अलग बन रही है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोटीन, तो यहाँ पे प्रोटीन अलग बन रही है, अलग कोडिंग हो रही है, ये प्रोटीन के कोड्स हैं। दिस इज अ सेपरेट प्रोटीन फॉर्म्ड जो कि नॉर्मल प्रोटीन है, एंड दिस इज अ म्यूटेंट प्रोटीन, जिसकी वजह से शेप जो है सिकल सेल एनीमिया के RBC की वो अलग होगी। सो आई होप यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की आपको, बट देर इज टू मच डिटेल नोइंग अबाउट DNA, RNA, प्रोटीन्स और ये कोडिंग, तो ये सब हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट आई होप कि अभी के लेक्चर के लिए इतना इन्फॉर्मेशन कि सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन क्या हो रही है ये आपको मालूम है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं सिकल सेल एनीमिया में, आई डैमेज हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेग अल्सर्स, दर्द होगी, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो क्या सिर्फ कुछ लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है? यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च और स्क्रीनिंग हुई है और देखा गया जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं इसको हम कहते हैं होमोग्लोबिनोपैथीज डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा है रादर देन नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा क्यों है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। क्योंकि वहाँ पे एंडोगैमी प्रैक्टिस की जाती है। एंडोगैमी क्या होता है? यू आर मैरिंग इन क्लोज रिलेटिव्स, कि एक लोकल कम्युनिटी आप उसी में शादी कर रहे हो, उसके बाहर नहीं जा रहे, तो उससे जो चांसेस है बीमारी होने के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी गई। और ये भी देखा गया जिस एरिया में स्क्रीनिंग ने ये दिखाया कि जिस एरिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया होता है। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया वाले लोग मलेरिया को सर्वाइव कर जाते हैं, उनको मलेरिया का ज़्यादा असर नहीं होता। जो खतरनाक फॉर्म्स भी हैं मलेरिया की वो सिकल सेल पेशेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। सो सिकल सेल एनीमिया आप कह सकते हैं कि एक एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है। ठीक है, किसी वजह से कोई एवोल्यूशन में ये पार्ट इसका रहा होगा, इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि अदरवाइज भी आप ट्राइबल पॉपुलेशन में देखो मलेरिया के केसेस बहुत आते हैं। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए बॉडी ने खुद को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना ठीक समझा है। सो अब इस केस में ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? फिलहाल कोई ट्रीटमेंट सिकल सेल एनीमिया की इस तरह की प्योर क्योर नहीं है, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आपको इसको एलिमिनेट करना है तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरी ब्रेक थ्रू की हमको ज़रूरत है। ये कैसे क्योर हो सकता है? एकदम या तो जीन थेरेपी से, जो कि हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो, इतनी डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे ये समझ सकते हो जीन थेरेपी को लेकर कि ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं कि हमें पता है इस इंसान में ये दिक्कत हो गई है, तो हम जीन लेवल पे जो चेंज करेंगे उसको हम जेनेटिक थेरेपी बोलेंगे। इसको करना इज़ मुश्किल क्योंकि ये चीज़ें अभी डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट स्टेजेस पे ये प्रोसेसेस चल रही हैं। या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आप करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, नया खून इंसान को चढ़ाया जाता है जिसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी खतरा रहता है कि इन्फेक्शन ब्लड से हो गई, इतने ज़्यादा डोनर्स मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है सिकल सेल एनीमिया की? फॉलिक सेल प्रिपरेशंस, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ब्लड चेंज किया जाता है इन सम केसेस, पेन किलर्स दिए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन, ये सब कराया जाता है। तो इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स अभी तक लिए हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया सेकेंड मोस्ट वाइडली अफेक्टेड कंट्री है। अगर आप इसकी बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बोलता है 1 in 86 पीपल ऑफ कंट्रीज एसटी पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद सिकल सेल एनीमिया। मतलब अगर हमारे देश में 86 लोग, अगर हम सिर्फ एसटी कम्युनिटी की लेते हैं, तो उसमें से एक इंसान को सिकल सेल एनीमिया होता है। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर है ये। सो दैट इज़ वाई दे वांट टू वर्क ऑन इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हम डेटा कलेक्ट करें, लोगों के टेस्ट करवाएं, जेनेटिक टेस्टिंग की जाएगी, और जिन लोगों में ये पाया जाएगा उसको कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे। प्लस चलिए कार्ड्स पे मैं बाद में आती हूँ, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ कह रही है कि कम्युनिटी लेवल पर प्री मैरिटल और प्री कॉन्सेप्शन स्क्रीनिंग की बहुत ज़रूरत है। सपोज मदर फादर दोनों को सिकल सेल एनीमिया है तो बच्चे में भी होगा, राइट, उसमें आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सपोज मदर में है फादर में नहीं है, तो उसमें केसेस है कि एक्सप्रेस नहीं होगा बट जीन इन कैरियर फॉर्म आ जाएगा। देखो बीमारी जब जेनेटिक लेवल से होती है दो तरीके से होती है। एक हम बोलते हैं ये बीमारी वाला जीन कैरी कर रहा है। सपोज देयर इज अ पर्सन ए, ये सिकल सेल एनीमिया का जीन कैरी कर रहा है बट इसमें है नहीं, क्योंकि उसमें रिसेसिव फॉर्म में सिकल सेल एनीमिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स को है तो वो डेफिनेटली बच्चे में आ ही जाएगा। इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो दो लोग शादी कर रहे हैं उनको अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि किसको सिकल सेल एनीमिया है, किसको नहीं है, उनके बच्चों में होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शादी के लिए आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें वो भी गलत नहीं है, आई वोंट से दैट, हम लोग कुंडली मैच करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग जो करनी चाहिए उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। सो आई वुड से कि ठीक है वो भी करो, जो अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, हमारे घर में भी होता है, सबके घर में होता है, वो भी करो, लेकिन उसके साथ जेनेटिक काउंसलिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक काउंसलिंग से अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आपके जो होने वाले बच्चे हैं उनमें कितने चांसेस हैं क्या बीमारी होने के। स्पेशली जो लोग लोकल कम्युनिटी में, क्लोज कम्युनिटी में शादी करते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग
हैज़ प्रोवाइडेड कपल्स विद नॉलेज, तो इसलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करते हैं कई लोग, उनसे उनको नॉलेज मिलती है कि किस तरह के जीन्स जिनको सिकल सेल एनीमिया है कितने % चांसेस हैं कि उनके बच्चों में हो सकता है और क्या कंफर्टेबल पाथ उनको लेना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेशल कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है बजट में कि जिन लोगों में होगा तो एटलीस्ट हम उनको बता देंगे कि आपको सिकल सेल एनीमिया है, आपको नहीं है, तो एटलीस्ट 2 सिकल सेल एनीमिया वाले लोग शादी ना करें, वरना तो ये डिजीज़ रुकने से रही फिर तो फैलती जाएगी, क्योंकि बच्चों में भी आएगा फिर आगे जाएगा, बिकॉज इट इज़ जेनेटिक और पास ऑन होता है। लेकिन यहाँ पे इसका एक प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ गुड स्टेप, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे लोग स्टिग्मेटाइज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, राइट, स्टिग्मा हो जाएगा कि ये तो सिकल सेल वाला है, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो कुछ एक्सपर्ट्स काफ़ी क्रिटिकल हैं कि इस तरह का कार्ड नहीं देना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा प्राइवेट रहना चाहिए, और ताकि इंडिविजुअल को स्टिग्मेटाइज ना किया जाए। तो नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से हम इससे छुटकारा, इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। आई होप आपको बायोलॉजिकल लेवल पे ये समझ आया होगा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी पे सबसे बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और अब जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहें आपके पास एक फ्री हैंड रहता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। अभी एक आरंभ बैच भी शुरू हुआ है, 30% ऑफ है। यहाँ पे आप मेरा कोड अगर वीरो UPSC यूज़ करते हैं सो यू गेट एन एक्सेस टू मी। आप मुझे बता दें मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है, सो दैट आपको कभी भी कोई भी दिक्कत है प्रिपरेशन तक, जब तक आप IAS बनते, आई विल बी देयर फॉर यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 70,000 का कोर्स है, अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो आपको 50,000। कॉम्बो का मतलब है कि आप कोर्स भी ले रहे हैं GS का और प्लस ऑप्शनल भी ले रहे हैं। आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 64,080 में पड़ेगा। अगेन द कोड इज सेम, वीरो UPSC। पाथफाइंडर का, ये हमारे जो पाथफाइंडर चैनल पे आप देख रहे हैं, हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। शुरू में भी आपको बता दिया 699 का कोर्स है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे आपको 5599 में ये कोर्स पड़ेगा। सो आपको सारी रिवीजन जो है पाथफाइंडर के एजुकेटर्स करवाएंगे। 0% EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं। राजेंद्र नगर में अगर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। और राइट नाउ EPFO रिक्रूटमेंट भी चल रहा है, उसका कोर्स भी कर रहे हैं। अगेन यू कैन यूज़ माई कोड वीरो UPSC फॉर EPFO। 7 साल के बाद नोटिफिकेशन आया है। आई होप यू आर रेडी, एंड आप टेस्ट भी कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए खुद को। अगेन द सेम कोड वीरो UPSC कैन बी यूज्ड फॉर दिस टू अवेल द डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।